बात करते हैं आप सभी इक्कीस बस्ती जी क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेके आए हुए हैं, जो कि ये आपका 5/4/2024 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। जो क्वेश्चन पूछा गया है वही पेपर है। इससे पहले भी आपको हम क्वेश्चन करवाए थे प्रीवियस ईयर का, तो अगर नहीं देखे देख लीजिएगा आप सभी। क्योंकि होता क्या है, जो आपका 2025 में एग्ज़ाम होने वाला है और जो पिछले बार एग्ज़ाम हुआ था हूबहू क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाता है, तो इसीलिए प्रीवियस क्वेश्चन देख के आप सभी जाइएगा और कोशिश करेंगे कि जितने पेपर हुआ है एक एक करके हम कंप्लीट करवा दें आप सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। फिर आप सभी वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, अपना प्यार इस वीडियो पे जरूर दीजिएगा और इतना हम उम्मीद करते हैं कि अपना प्यार आप सभी दिखाइएगा आज की सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को। सबसे पहले शुरू करने के बाद हम सभी हिंदी सेक्शन से शुरू करते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन पहला पूछा गया था कि देवेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहाँ से क्या समझ में आया कि संधि विच्छेद आपको पढ़ना है। तो देव प्लस इंद्र से ही आपका देवेंद्र बनता है, तो देवेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, देव प्लस इंद्र होगा। बात समझ गए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि शताब्दी शब्द उदाहरण है, तो ये समाज से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको बताएं कि जहां गिनती करने के लिए मिल जाए, तेराहा हो गया, चौराहा हो गया, पंचमुखी हो गया, यहाँ पर क्या होता है, द्विगु समास होता है, याद रखिएगा आप सभी। जबकि द्वंद्व समास में क्या होता है, अपोजिट होता है या उल्टा शब्द होता है, विलोम शब्द होता है। और द्विगु समास में गिनती करने के लिए संख्या मिलता है। उसके बाद अगला है तिरंगा में कौन सा समास है, तो दो समास अभी यहाँ पर देखने के लिए मिल गया। अति महत्वपूर्ण है समास टॉपिक आपके लिए। तो तिरंगा में कौन सा समास हो जाएगा, यानी कि तीन रंग, इसमें भी आपका द्विगु समास होगा, द्वंद्व नहीं होगा, द्विगु समास होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश को पढ़ के उसके बाद आंसर लगाना था यहाँ पर। तो समय यहाँ पर बर्बाद नहीं करना है, गद्यांश पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया था कि प्रहरी का अर्थ क्या होता है, तो देखिए प्रहरी का अर्थ होता है द्वारपाल भी होता है, पहरेदार भी होता है, चौकीदार भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होता है। उसके बाद देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन है एडमिसिबल के लिए सही परिभाषित शब्द क्या होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाता स्वीकार्य होगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। उसके बाद देखिए एसेट्स के लिए सही परिभाषित शब्द हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी परिसंपत्ति होगा एसेट्स के लिए। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। सीता किताब पढ़ती है, इस वाक्य के अनुसार निम्नलिखित में से विकल्प सही चुनिए। सीता उद्देश्य है, सीता विधेय है, किताब उद्देश्य या पढ़ती उद्देश्य है। तो यहाँ पर किताब पढ़ने का काम कौन कर रही है, सीता कर रही है, तो सीता क्या हो जाएगा, उद्देश्य होगा। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा इसका। अगला है पद क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा पानी से भरा एक गिलास लाओ, ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध है, बाकी बात सारा वाक्य आपका गलत। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। काम का ना काज का दुश्मन अनाज का लोकोक्ति का अर्थ क्या है, यानी कि मुहावरा और लोकोक्ति से क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा दूसरों पर बोझ बनकर रहना, ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा आप सभी कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, यहाँ पर अशुद्ध वाक्य बताना है। विनय का दम घुट रहा है, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। उसके बाद है कि रीबा अपना दोष दूसरों पर मढ़ता है, ये भी सत्य बातें हैं। आतंकियों ने हथियार डाल दिया, ये बिल्कुल सत्य है। तब गलत क्या है कि रानी पर कोई रंग नहीं पड़ा, यहाँ पर देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर डी पर कि रानी पर कोई रंग ना पड़ा, ये गलत है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर होगा रानी पर कोई रंग नहीं पड़ा, नहीं पर उच्चारण होगा, ना कि ना का उच्चारण होगा, तो यही वाला आपका गलत है, बाकी बात सही, बाकी बात सभी सही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, इनमें से पदबंध कौन सा होगा, तो यहाँ पर दशरथ के कितने पुत्र थे, 4 पुत्र थे, तो ये आपका संज्ञा पदबंध होगा इसमें। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है, तो लड़का खाता है भाववाच्य नहीं, सीता नाचती है भाववाच्य नहीं, थोड़ी देर सो लिया जाए यह भाववाच्य है। यहाँ पर भाव प्रकट किया जा रहा है कि थोड़ी देर अब सो लिया जाए, ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। अगला है
निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखिए अभी जो आपको हम 1 से लेके पूरा 120 क्वेश्चन दिखाने वाले हैं, ये प्रॉपर आपसे सॉल्व कीजिएगा और लास्ट में स्कोर भी देखिएगा कितने स्कोर कर पा रहे हैं आप सभी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में ये होगा कि हिंदी हम में से प्रत्येक विद्यार्थी की मातृभाषा है। ये बिल्कुल वाक्य आपका शुद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि शब्द शक्ति भेद के अंतर्गत आता है। जो शब्द शक्ति है ये किस भेद के अंतर्गत आता है, तो व्यंजना के अंतर्गत आता है। अगला है नगर सेठ को देखकर विजय ने कहा नगर दरिद्र व्यक्ति आ रहा है। इस वाक्य में शब्द शक्ति है। तो देखिए इस वाक्य में जो शब्द शक्ति है वो आपका हो जाएगा व्यंजना ही शब्द शक्ति होगा इसमें। तो बी करेक्ट आंसर होता है। अगला है राम के समान शंभु शंभु सम राम है। इसमें कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर क्या बोला गया, राम के समान शंभु शंभु सम राम है। तो इसमें आपका उपमा अलंकार होगा, याद रखिएगा आप सभी। कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। अलंकार सब एप्लीकेशन पे हम कंप्लीट करवा दिए हैं, तो जाके देख लीजिएगा, सारा चीज़ समझ में आ जाएगा कि श्लेष अलंकार क्या होता है, उपमा अलंकार क्या होता है, रूपक अलंकार क्या होता है, उसके बाद जो है कि यमक अलंकार क्या होता है, कैसे पहचाना जाता है, कैसे आप सवाल को बनाइएगा। ये सारा चीज़ आपको एप्लीकेशन पे हम कंप्लीट करवाए हैं। तो जो भी क्लास करके थ्योरी नहीं कंप्लीट किए हैं, कॉन्सेप्ट को नहीं समझे हैं, तो ज़रूर समझ लीजिए, आप सभी आसानी होगा बनाने में। अभी पेपर बनाइएगा तो आपको पता नहीं चलेगा क्वेश्चन आखिर कैसे बनेगा, अगर नहीं पता है तो। अगर थ्योरी क्लास कर लीजिएगा तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा, सिलेबस आपका कंप्लीट रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप धड़ाधड़ बनाइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आप सभी को। तो जुड़ने के लिए आपको बता दिए कि एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों के अधीन हो उसे क्या कहते हैं। तो देखिए शब्द की यहाँ पर बात किया गया अलंकार में, तो अगर ये शब्द और अर्थ दोनों के अधीन होगा तो इसे हम सभी क्या कहते हैं, इसे उभय्या अलंकार के नाम से जानते हैं। अगला है कि निम्न में से रूपक अलंकार को छांटिए। तो रूपक अलंकार में तो सबसे पहले आपको हम रूपी शब्द बताए थे, प्लस में बीच में योजक चिन्ह के बारे में बताए थे। योजक चिन्ह तो आपको सभी में देखने के लिए मिलता है, पर यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में जो है आपका रूपक अलंकार है कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ जाए। इसमें आपका रूपक अलंकार है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा आप सभी कि सो हो सुमिरत नाम सुधारस पेखत परुशिष घरों में कौन सा अलंकार है। तो देखिए इसमें जो अलंकार है आपका, देखिए इसमें अलंकार जो है आपका अनुप्रास और रूपक, इसमें दोनों अलंकार है। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, एक ही शब्द बार बार रिपीट होता है। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि नित्य ही नहाता क्षीर सिंधु में कलांधर है, सुंदर तवानन की समता की इच्छा से इस वाक्य में कौन सा अलंकार है। इसमें आपका जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा है। यहाँ पर सिर्फ आप समझिए कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है और इसको याद करने का कोशिश कीजिएगा। शब्द में सन्नाटे कुछ बोले हैं, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अगला प्रश्न है कि शब्द में सन्नाटे कुछ बोले हैं, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें आपका विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर विरोध प्रकट किया जा रहा है कि सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। तो सन्नाटा कुछ बोलता है, पता है आपको, नहीं बोलता। तो यहाँ पर विरोध प्रकट किया जा रहा है। अगला है चंचल शब्द में चो अंसर वर्ण में कौन सी मात्रा होगी। तो यहाँ पर चो अंस्वर जो देख रहे हैं इसमें गुरु मात्रा है, याद रखिएगा आप सभी। कौन सी मात्रा है, गुरु मात्रा है। अगला है किस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं। तो यहाँ पर 15 वर्ण की बात किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा मालिनी। इसके प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि आचार्य विश्वनाथ ने अपनी रचना साहित्य दर्पण में कितने काव्य गुणों को स्वीकार किया है। तो देखिए इसमें जो स्वीकार किया गया है कुल 3 को स्वीकार किया गया है। ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध ग्रंथ रस मीमांसा के रचयिता कौन है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अब आइए विज्ञान सेक्शन को देखते हैं कि विज्ञान से क्या क्या प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन है कि खाद्यान्नों से गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार से हमें मुख्य रूप से प्राप्त होता है। तो इससे कार्बोहाइड्रेट मिलता है। जो गेहूं, चावल हो गया, मक्का हो गया, ये सभी से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि दूध का पीएच मूल्य क्या होगा। तो देखिए दूध का पीएच मान जो होता है 6.6 होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है
तत्व मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया करने से कौन सा बंधन बनता है? तो तत्व जो मैग्नीशियम है अगर सल्फर के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये आयनिक बंधन बनाता है। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। देखिए जितने भी फ्रेंड आपसे जुड़े हुए हैं सेशन को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सभी से रिक्वेस्ट रहेगा अपना प्यार इस वीडियो को ज़रूर दीजिएगा आप सभी। अगला है घर का रोशनदान छत के काफ़ी निकट दिया जाता है। जो वेंटिलेशन बनाया जाता है छत के निकट में रहता है। क्यों बनाया जाता है पता है आप सभी को? जो छत के नीचे आप सभी देखते हैं वेंटिलेशन ये बनाया जाता है। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा, क्योंकि गर्म हवा ऊपर उठकर रोशनदान से बाहर निकल जाती है। जो रूम में जो आपका गर्म हवा होता है वो गर्म हवा कहाँ उठता है? ऊपर उठता है। तो वही छत से क्या हो जाता है फिर, यानी कि वेंटिलेशन से बाहर निकल जाता है। अगला है व्हिटेकर के साम्राज्य हैं, यानी कि व्हिटेकर ने जो दिया था वो कितने जगत के बारे में बताया था? 5 जगत। कौन कौन सा था? प्लांटी और एनिमिलिया हो जाएगा, मोनेरा और प्रोटिस्टा हो जाएगा और फंगी हो जाएगा। तो ये सभी करेक्ट आंसर होगा। 5 जगत वर्गीकरण किया था आपका व्हिटेकर ने। अगला है झिल्ली से संबंधित नलिकाओं, पुटिकाओं और कुंडकों की एक जटिल प्रणाली है। तो झिल्ली से बंधी नलिकाओं, पुटिकाओं और कुंडकों की एक जटिल प्रणाली जो हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। याद रखिएगा अंतःप्रद्रव्य जालिका हो जाएगा। एक चिकनी एक खुरदरी होता है, खुरदरी पर जो होता है वो राइबोसोम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा आप सभी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए मुख्यालय पढ़ना ज़रूरी है, जैसे कि WHO का मुख्यालय कहाँ पर है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। ये नैरोबी केन्या में स्थित है आपका NEP का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है कि फलों के पकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन उत्तरदायित्व है? तो फल को पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं हम सभी। किसका प्रयोग करते हैं? एथिलीन का। अगला है जीन के वैकल्पिक रूपों को क्या कहा जाता है? तो इसे हम सभी एलील के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी भ्रमणशील वस्तु की चाल 0.06 मीटर प्रति सेकेंड है, यदि चाल निम्नांकित में से किसके बराबर होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा 0.2 16 किलोमीटर प्रति आवर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के तल से h ऊंचाई तक उठाई गई किसी m द्रव्यमान की वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगी। देखिए इसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की बात किया गया है, तो ये mgh होगा। इसका ध्यान दीजिएगा आप सभी, mgh। अगला है उत्प्लावन बल को डैश के रूप में भी जाना जाता है, तो इसे हम सभी उत्क्षेप के रूप में जानते हैं, उत्प्लावन बल को। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जो डॉल्फिन होता है और चमगादड़ होता है, चमगादड़ देखिएगा तो अंधेरे में भी उड़ सकता है। ये किसके कारण से उड़ सकता है पता है आप सभी को? किसका उपयोग करता है? तो अल्ट्रासोनिक वेव का उपयोग करता है। याद रखिएगा, यानी कि जैसे चमगादड़ रात में उड़ता है तो सबसे पहले वो अल्ट्रासोनिक वेव जो कि छोड़ता है, और वही अल्ट्रासोनिक वेव कहीं अगर बीच में अवरोध रहा तो वो टकरा कर वापस आ जाता है तो उसको पता चल जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। याद रखिएगा आप सभी, तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्र में किसके उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर स्थापित किए जाते हैं? तो देखिए ये नियंत्रित करने की बात किया गया है, तो ये आपका SPM को नियंत्रित करने के लिए स्थापित किए जाते हैं। मानस वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? तो देखिए मानस हो गया, ये आपका असम में है। याद रखिएगा आप सभी, कहाँ पे है? असम में है। काजीरंगा भी असम में है, जो एक सिंह गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। रणथंभौर अभयारण्य कहाँ पर है? राजस्थान में। कुंभलगढ़ राजस्थान में है, याद रखिएगा। अच्छा, नंदा देवी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। निम्न में से कौन सा पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है? तो देखिए पर्यावरण प्रदूषण की बात किया जाए तो सौर ऊर्जा तो नहीं होगा, हवा भी नहीं होगा, बायोमास भी नहीं है, तो कोयला ही आपका पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण माना जाता है इसमें से। याद रखिएगा। इसके अलावा आपको पता है कि धुआं जो देखते हैं जो गाड़ी से निकलता है आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड, सब ये सभी मुख्य हैं। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता। तो देखिए चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं जो करता है, चालक में प्रभावित विद्युत धारा पर नहीं करता है, जबकि चालक की लंबाई पर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर करता है, चालक के तापमान पर करता है। तो चालक में प्रभावित विद्युत धारा पर नहीं करता। अगला है बिजली की घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती हैं?
तो देखिए बिजली का जो घंटी है ये आपका विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा, चुंबकीय प्रभाव। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे ज़्यादा विचलित होता है उसे हम सभी किस नाम से जानते हैं। तो जैसे ही श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो सबसे ज़्यादा जो विचलित होता है वो बैगनी रंग होता है। तो सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा बैगनी रंग। देखिए बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है ये सबसे कम होता है, याद रखिएगा, पर विक्षेपण सबसे अधिक है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है पर विक्षेपण लाल का कम होता है। अच्छा, आप सभी को पता है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होता है, 7 रंग होता है। सातों रंग को अलग करने के लिए हमको रंग को किससे गुजारना पड़ता है, प्रिज्म से गुजारना पड़ता है। आइए सामाजिक अध्ययन का देख लेते हैं हम सभी, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था। आपको पता है कि 1914 से लेकर 18 तक आपका प्रथम विश्व युद्ध होता है, तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था, 1939 में हुआ था और 45 तक चला था। निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है। तो चावल का प्रमुख उत्पादक चीन हो जाएगा, उसके बाद अपना भारत देश ही है। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। गेहूं का भी उत्पादन सबसे अधिक चीन ही करता है। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा आप सभी कि किस रेशे को उगाने के लिए पाले से मुक्त दिनों की आवश्यकता होती है। यानी कि पाले से बचाने के लिए जो है कि हम सभी जो पाला जिस समय नहीं पड़ता है उस समय जो है कि हम सभी उस रेशे को उगाते हैं, तो वो कपास हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कपास सबसे ज़्यादा जो है आपका पश्चिमी भारत वाला क्षेत्र, जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र में उगाए जाते हैं और कपास काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा उगते हैं। अगला है हिंद स्वराज के लेखक कौन है। तो महात्मा गांधी ही हिंद स्वराज के लेखक हैं। यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था। तो ये आपका जर्मनी में खोला गया था। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है। तो ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर कर्नाटक राज्य में है। कहाँ पे, कावेरी नदी पर कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर के लिए सही प्रतिनिधित्व भिन्न क्या होगा। यानी कि समझ लीजिए कि जो 1 सेंटीमीटर देख रहे हैं आप सभी, अगर 1 किलोमीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन में डी हो जाएगा 1 अनुपात। तो 1 सेंटीमीटर का 1 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर जो 1 किलोमीटर का हो जाएगा 1 लाख सेंटीमीटर होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख सेंटीमीटर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिज और डैश भंडारण में समृद्ध हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा कोयला। याद रखिएगा, खनिज और कोयला भंडारण में समृद्ध हैं। सबसे ज़्यादा कोयला का भंडारण झारखंड में है, पहला नंबर पे झारखंड आता है कोयला भंडारण में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि खनिज को संरक्षित करने की आवश्यकता क्यों होता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि वे नवीकरणीय होते हैं, गलत है। ये नवीकरणीय नहीं होते हैं। नवीकरणीय का अर्थ होता है वह जो कभी खत्म ना हो। जैसे कह सकते हैं कि सौर ऊर्जा ये नवीकरणीय है, ज्वार भाटा नवीकरणीय है, पवन ऊर्जा नवीकरणीय है, जो कभी खत्म नहीं होगा और इसे फिर से यूज कर सकते हैं। बाकी बात ये क्या है, आपका जो खनिज संसाधन होता है जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ये अनवीकरणीय है। आने वाला समय में ये खत्म हो जाएगा और इसका दोबारा उपयोग नहीं होता है। वे तेजी से घट रहा है, ये बिल्कुल सत्य है। देश को औद्योगिक विकास के लिए इनकी आवश्यकता है, ये भी सत्य है। ध्यान दीजिएगा आप सभी। और इसका निर्माण बहुत तेज होता है नहीं, जो आपका खनिज संसाधन है बहुत करोड़ साल के बाद जो है कि आपका खनिज तैयार होता है। तो याद रखिएगा आप सभी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 2 और 3 सही है। रेड डाटा बुक का उद्देश्य क्या है। तो देखिए, रेड डाटा बुक का उद्देश्य हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। पहला है कि समान प्रजातियों की विलुप्त होने की खतरे से अवगत कराना है, प्लस में संकटग्रस्त प्रजाति सर्वमान्य रूप से चिन्हित करना हो जाएगा। उसके बाद जो है स्थानीय स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों की पहचान एवं उनके संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना। तो ये सभी हो जाएगा। अगला है, सौर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त विधि कौन सा है। फोटोवोल्टिक सेल हो जाएगा, ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला है, इनमें से इस्पात केंद्र समुद्र के निकट स्थित हैं। तो इस्पात केंद्र जो है समुद्र के निकट में, ये आपका विशाखापत्तनम हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। याद रखिएगा आप सभी। बोकारो कहाँ पे है, झारखंड में। जमशेदपुर झारखंड में है। भिलाई आपका कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। अगला है कि बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ किया गया था। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, सबसे पहले पटना में ही किया गया था। अगला है, किस देश में ओलंपिक खेल का विरोध
नस्ल पर आधारित है। तो यहाँ पर विरोध नस्ल की बात किया गया है, तो ये आपका मैक्सिको हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% सीट आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो महिलाओं के लिए 50% यहाँ पर स्थानीय निकाय में जो आरक्षण किया है बिहार सरकार ने किया था। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा, यानी कि बिहार जीके से भी क्वेश्चन पूछा गया है और इम्पॉर्टेंट है बिहार जीके आपके लिए। ये भी पढ़ना ज़रूरी है। अगर 1 से 2 क्वेश्चन भी पूछा जा रहे हैं तो रिजल्ट बनाने के लिए 2 नंबर काफ़ी है। अगला है भारत में राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है? 2 क्वेश्चन पूछ लिया गया, एक आपका यहाँ से आरक्षण वाला पूछा गया और उसके बाद अभी एक क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे कि बिहार में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना कहाँ हुआ था। तो 2 क्वेश्चन हो गया कि भारत में राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है। तो राज्य सरकार का प्रमुख जो होता है ये आपका मुख्यमंत्री ही होता है, याद रखिएगा आप सभी। कौन होता है? मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि इनमें से किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा था? तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा यूगोस्लाविया को करना पड़ा था। अगला है कि विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच साझा की गई शक्ति को डैश भी कहा जाता है। तो इसे हम सभी ऊर्ध्वाधर वितरण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ऊर्ध्वाधर वितरण के नाम से। अगला है भारत में पंचायती राज व्यवस्था का क्या महत्व है? तो देखिए भारत में पंचायती राज व्यवस्था की बात किया जाए तो सबसे पहले उल्लेख अनुच्छेद 40 में किया गया था। याद रखिएगा आप सभी, 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत जो है कि संवैधानिक दर्जा इसको दिया गया था। याद रखिएगा आप सभी, सबसे पहले पंचायती राज राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्थानीय स्वशासन हो जाएगा। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान की थी? तो हो जाएगा ये 1917 में किया गया था। याद रखिएगा। आइए आगे देखिएगा आप सभी, ये आपका तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता यानी कि रीजनिंग का प्रश्न है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन है कि दिए गए प्रश्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है और इसका सही विकल्प कौन सा ये चयन करना है। यहाँ पर देखिएगा एक एरो यहाँ पर दिया हुआ है और एक एरो ऐसे दिया हुआ है, यानी कि इसका संबंध इससे है। तो ये वाला संबंध किस प्रकार से होगा? तो यहाँ पर देखिएगा तो ये यहाँ था और ये यहाँ मुड़ गया, यानी कि 45 डिग्री मुड़ गया है। तो एक आप सभी यहाँ पर देखिएगा इस प्रकार से बनाइएगा, यहाँ से गया और ये यहाँ मुड़ गया है तो 45 डिग्री है। तो ये भी आपका 45 डिग्री मुड़ना चाहिए। तो ये यहाँ पर है तो ये यहाँ पर आएगा। तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर विकल्प डी इसका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि दिए गए संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 0, 7, 26, 63, 124 है। तो अगली संख्या कौन सी आएगी? देखिए इसको बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए 1 का क्यूब कीजिए, अब -1 कीजिए। तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 हो जाएगा, अब -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ 0 दिया हुआ है। अब 2 का क्यूब कीजिए और -1 कीजिए। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है और 8 - 1 कीजिए बराबर 7 हो जाएगा, बिल्कुल 7 है। उसी प्रकार से 3 का क्यूब कीजिए। ये आपको समझना होगा सीरीज में, और सीरीज ये कैसे बनेगा? प्रैक्टिस से ही बनेगा, हर पैटर्न को समझना होगा। तो ये एक पैटर्न है, सीरीज में पैटर्न फॉलो होना चाहिए। तो 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है और 27 में 1 माइनस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 26 हो जाएगा, जो कि 26 यहाँ पर दिया हुआ है। तो 3 का क्यूब हो गया। अब 4 का क्यूब कीजिए। 4 का क्यूब -1, 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है और 64 में 1 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। तो 63 यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए क्यूब क्या होगा? 4 गुना 4 करेंगे तो ये क्यूब हो जाएगा। 4 चौके 16, 16 चौके 64। स्क्वायर में ये दोनों को गुना करते हैं। बात समझ गए आप सभी? तो यहाँ पर ये आपका 4 का क्यूब हो गया। उसी प्रकार से अब 5 का क्यूब कीजिए आप सभी। तो 5 का क्यूब क्या हो जाएगा? अब -1 तो 25, 25 125 हो जाएगा 5 का क्यूब। अब -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये आपका 124। तो 124 यहाँ पर दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। अब आगे हम सभी करते हैं 6 का क्यूब। देखिए 6 का क्यूब कितना होता है? 6 का क्यूब हो जाएगा 216। 6 के 36 और 36 गुना 6 बराबर 216 और 216 -1 करेंगे तो 215 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बात समझ गए आप सभी? बिल्कुल समझ गए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। शलजम, खाना तथा सब्जी के बीच संबंध
में कौन सी आकृति प्रदर्शित होगी। तो देखिए शलजम एक सब्जी होता है, सब्जी को हम सभी क्या करते हैं, खाते हैं, तो यानी कि ये सभी खाने वाला चीज़ है। तो यहाँ पर हो जाएगा सभी शलजम सब्जी है और सभी सब्जी खाने योग्य हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बीच में शलजम आएगा, ठीक है, उसके बाद ये सब्जी आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका खाना आ जाएगा। तो सभी शलजम क्या है, सब्जी है, और सभी सब्जी खाना है, याद रखेंगे आप सभी। तो ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन है कि कौन सा अक्षर उस अक्षर की दाईं ओर है जो 7वें हैं जो कि आपके बाईं ओर से 13वां है। यहाँ समझिएगा, जैसे कि आप ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, इस प्रकार से गिनती करते करते आपको जेड तक जाना है। तो यहाँ पर दाएं से 7वां, यानी कि आपका दाएं से 7वां अक्षर जाना है। तो आपका दाएं से 7वां कौन सा अक्षर होगा, जी होगा, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी 7वां हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको अक्षर के बाएं से 13वां अक्षर जाना है। तो यहाँ अक्षर का जो बायां की बात किया जाए तो जी से फिर आपका शुरुआत हो जाएगा, कहाँ, जेड की तरफ से। तो यहाँ पर 13 अक्षर फिर गिनती करना है। तो जी के बाद क्या हो जाएगा, एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी आ जाएगा। या सिंपल भाषा में ये समझिएगा कि यहाँ पर 7वां और 13वां, तो दाएं से 7वां और अक्षर के बाएं 13वां, तो ये दोनों को प्लस कर दीजिए। जब भी अगर दायां बायां की बात किया जाए तो आपको प्लस कर देना है। तो कितना हो जाएगा, 20। तो 20वां लेटर कौन सा होता है, टी होता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। आपका यू जो होता है यह आपका 21वां होता है, वी जो होता है 22वां होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई एक गोल मेज पर चारों ओर बैठा है, प्रत्येक कुर्सी के निकटवर्ती कुर्सी के समान दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पर एक पहले सबसे पहले आपको गोल मेज बनाना होगा, उसके बाद ही सवाल सॉल्व होगा। तो इस प्रकार से गोल मेज बना लीजिए। कितना व्यक्ति था, 2 4 5 व्यक्ति, तो 1 2 3 4 एक 5 व्यक्ति हो गया। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि सी जो है ए के बगल में बैठा हुआ है। तो सी ए के बगल में बैठा हुआ है, तो ए को हम यहाँ पर बैठाते हैं, ए को यहाँ बैठाते हैं, तो बगल में सी को बैठाते हैं, बगल में बैठा हुआ है, समझ गए। उसके बाद आगे देखिए कि ए जो है डी से 2 सीट पर बैठा है, तो ए यहाँ बैठा है और डी जो है इससे 2 सीट आगे बैठा हुआ है, तो 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 सीट आगे बैठा देते हैं डी को हम, ये भी ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं आगे है कि बी ए के बगल में नहीं है, तो बी जो है वो ए के बगल में नहीं है, तो यहाँ पर बी नहीं बैठेगा। बात समझिए, यहाँ पर बी नहीं बैठेगा तो बी कहाँ बैठ जाएगा, बी आपका यहाँ पर बैठ जाएगा। अब बच कौन सा गया, तो ध्यान दीजिएगा, अब बच गया आपका ई, तो ई आपका यहाँ बैठ जाएगा। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आप सभी से, ध्यान दीजिएगा आप सभी। इसको आप समझ लिए हैं, स्क्रीनशॉट मार के इसको रख लीजिए आप सभी, तभी समझ में आएगा आपको फिर, ठीक है। उसके बाद आइए देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि दिए गए जानकारी के आधार पर इनमें से कौन सा सत्य कथन है, यानी कि कथन यहाँ सत्य बताना था। तो आगे यहाँ पर आइएगा, तो यहाँ पर बताया गया था कि डी बी के बगल में बैठा है, ई ए के बगल में बैठा हुआ है। तो सबसे पहले मेरा डायग्राम किस प्रकार से बना हुआ था, 1 2 3 4 5, यहाँ पर ए था, यहाँ पर सी था, यहाँ पर डी था, यहाँ पर बी था और यहाँ पर ई था। अब देखिए यहाँ पर डी बी के बगल में है, तो डी जो है बी के बगल में बैठा हुआ है, बिल्कुल सत्य है। ई ए के बगल में बैठा हुआ है, तो ई जो है ए के बगल में बैठा हुआ है, ये देखिए बिल्कुल सत्य है। डी और सी 2 सीट से अलग है, तो यहाँ पर डी और सी देखिए, डी और सी 2 सीट से अलग है, नहीं है, एक भी सीट अलग नहीं है, यानी कि डायरेक्ट बगल में है, तो ये गलत हो जाएगा आपका, 2 सीट बगल में नहीं है। तो 2 सीट बगल में क्या होता है, जैसे कि ए और बी के बीच 2 सीट बगल में होता, सी और डी के बगल में होता, तो ये आपका गलत है। तो सही क्या हो जाएगा, 1 और 2 ही सही होगा इसका। तो ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि 7 मेज और 12 कुर्सी की कीमत 48,250 रुपये है, तो 21 मेज और 36 कुर्सी का कीमत कितना हो जाएगा। तो ये आपका 1,44,750 होता है, बना के देखिएगा बन जाएगा सवाल। उसके बाद देख लीजिएगा कि दिए गए सारणी में से विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप सभी, विलुप्त यहाँ पर दिया हुआ है और ये यानी कि सीरीज इस प्रकार से फॉलो आपका किया हुआ है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो यहाँ पर देखिएगा तो आपको 28 दिया है, 20 दिया है और 7 दिया है, यानी कि हमको यहाँ क्या पुराना है, 20 पुराना है। तो थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा तो सवाल आपका बन जाएगा। यहाँ पर खुद से दिमाग लगाना होगा आपको, तभी सवाल आपका बनेगा। देखिए
आपको 28 को 7 से डिवाइड करना है, तो यह क्या हो जाएगा, 7 चौके 28 हो जाएगा। 4 बार में ये कट गया और खुद से इसमें 5 में आपको गुना कर देना है, तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 20 यहाँ पर दिया हुआ है। देख लेते हैं आगे सीरीज फॉलो करता है। अब देखिए 12 से आपको 84 को डिवाइड करना है, तो देखिए बरसते कितना होता है, 84, 7 से और उसके बाद 5 से गुना कर देना है, 35 हो जाएगा। बिल्कुल फॉलो कर रहा है। उसके बाद आगे उसी प्रकार से 45 को 9 से डिवाइड कर देना है, तो क्या हो जाएगा, 45, 9 पच्चे 45, तो 5 बार में कट जाएगा और 5 को 5 से गुना कर देना है, तो 25 इसका आंसर आ जाएगा। तो डी करेक्ट आंसर होगा इसका। बात समझ गए आप सभी। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। श्रृंखला दिया हुआ है, तो ये बिल्कुल आसान है कि यहाँ 22, 21, 23, 24, 25, तो पहले यहाँ पर एक स्थान, यहाँ पर एक स्थान, तो आगे यहाँ 25 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ था, आगे यहाँ पर आपका क्या हो जाता, 21, 22, 23, तो यहाँ 24 हो जाता, तो यहाँ 25 इसका करेक्ट आंसर होगा इसका। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि एक कतार में विजय के सामने से 14वें स्थान पर और जैक के अंत से 17वें स्थान पर हैं। यहाँ समझिएगा थोड़ा सा आप सभी। देखिए एक कतार है जिसमें विजय जो है कि 14वें स्थान पे हैं और इधर से पीछे से जो आपका जैक है ये 17वें स्थान पे हैं। तो ये आपका जैक हो गया और ये आपका विजय हो गया। उसके बाद देख लीजिएगा आगे कह रहा है कि जब मेरी विजय और जैक के बीच में है। आगे देखिए यहाँ कह रहा है कि जबकि मेरी जो है विजय और जैक के बीच में है, तो मेरी यहाँ पर बैठा हुआ है। विजय और जैक के बीच में कौन है, मेरी है। अब यहाँ पर आगे देखिएगा यदि विजय जैक से आगे है, विजय जो है जैक से आगे है और कतार में कुल 48 व्यक्ति है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कुल 48 व्यक्ति का ये कतार है, तो विजय और मेरी के बीच कितने व्यक्ति हैं। तो सबसे पहले ये समझिएगा आप सभी, यहाँ से लेके यहाँ तक 48 व्यक्ति है, यहाँ से लेके यहाँ तक 14 आपका विजय है, 14 विजय है, यानी कि विजय के पीछे 13 और एक विजय 14 हो जाएगा। और जैक 17 है, तो 17 के पीछे यानी कि जैक के पीछे 16 व्यक्ति हो जाएगा यहाँ पर। अब दोनों को प्लस कीजिए सबसे पहले, तो 17 और 14 कितना हो जाएगा, 17 और 14 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। अब 48 से 31 को माइनस कर लीजिए, तो 48 को 31 से माइनस कीजिएगा तो यहाँ बचेगा आपके पास 17। ध्यान दीजिएगा, तो इसके बीच में कुल 17 व्यक्ति हैं, याद रखिएगा आप सभी, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है कि कुल 17 व्यक्ति हैं। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि विजय और मेरी के बीच में कितने व्यक्ति हो जाएगा। तो विजय और मेरी के बीच में जो व्यक्ति की संख्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ विजय यहाँ पर है, विजय यहाँ पर था, अब मेरी यहाँ पर था, तो इसके बीच में जो व्यक्ति की संख्या होगा वो 8 व्यक्ति की संख्या होगा। कैसे होगा ये समझिएगा आप सभी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा आप सभी को। तो यहाँ पर जो है कुल 17 व्यक्ति था, यहाँ से लेके यहाँ तक कुल 17 व्यक्ति था। थोड़ा सा रंग चेंज कर देते हैं तब समझ में आएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक 17 व्यक्ति था और मेरी एक था। तो ध्यान दीजिएगा, अब मेरी से लेके विजय के बीच के बारे में बताना है, तो 17 से पहले एक बार हमको मेरी को माइनस करना होगा, तब उसके बाद फिर आंसर आएगा, क्योंकि मेरी फिर यहाँ पर 2 बार गिनती हो जाएगा। एक बार पहले गिनती हो गया और फिर एक बार गिनती हो जाएगा, तो एक बार माइनस कर लेंगे मेरी को हम, तो यहाँ बचेगा 16। ठीक है, तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक व्यक्ति की संख्या, मेरी को हटकाने के बाद 16 व्यक्ति बचा है। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो व्यक्ति हो जाएगा इसको 2 से डिवाइड कर देना है, तो 8 व्यक्ति इधर हो जाएगा और 8 व्यक्ति इधर हो जाएगा। तो विजय और मेरी के बीच में 8 व्यक्ति होगा। तो ऑप्शन में बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी, जब हम रीजनिंग का स्पेशल क्लास कराएंगे तो उसमें आपको रैंकिंग पढ़ाएंगे तो समझ में आपको आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आप सभी को। उसके बाद अगला देखिए, निर्देश दिया हुआ है कि एक प्रतिष्ठित निर्माण कंपनी में सिविल इंजीनियर के पद के लिए योग्यताएं निम्नलिखित में से हैं। देखिए यहाँ उम्मीदवार को दिया गया है ए में कि कम से कम 65% अंक के साथ सिविल इंजीनियर स्नातक होना चाहिए। 65% अंक के साथ जो है कि सिविल इंजीनियर स्नातक पास होना चाहिए, पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन समझिएगा, बी में दिया है कि 1/1/2016 को 21 वर्ष से कम और 28 वर्ष से अधिक उम्र नहीं होना चाहिए। दूसरा कंडीशन कहा गया। तीसरा कंडीशन था सी नंबर में, चयन परीक्षा में कम से कम 70% अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, ये तीसरा कंडीशन था। चौथा कंडीशन है कि 50,000 रुपये जमा करने के लिए तैयार रहे, जो प्रशिक्षण पूरा होने पर उसको वापस कर दिया जाएगा। तो ये 50,000 यहाँ पर जमा करने की बात किया गया था, ये चौथा कंडीशन हो गया था। आगे आइए आप सभी, हालांकि यदि कोई उम्मीदवार उपरोक्त मापदंड को पूरा करता है तब उसके लिए देखिए, यानी कि ये सभी जो बताया गया था कंडीशन, अगर कोई भी उम्मीदवार है और ये जितने कंडीशन था उसको अगर पूरा कर लेता है
उसके बाद पहला कंडीशन यहाँ पर देखिए जो दिया हुआ है कि उपयुक्त में से एक को छोड़कर लेकिन पिछले सेमेस्टर की परीक्षा में उपस्थित हुआ हो और पिछले 7 सेमेस्टर में 75% अंक प्राप्त किए हो तो मामला उपाध्यक्ष के पास भेजा जाएगा, ये कंपनी का कहना है। दूसरा दिया हुआ है कि ऊपर डी पर लेकिन इस क्षेत्र में 1 वर्ष से अधिक समय तक काम करने का अनुभव हो, मामला कंपनी या महाप्रबंधक के पास भेजा जाएगा। तो पहला किसके पास भेजना था, मामला उपाध्यक्ष के पास भेजना था और दूसरा मामला कंपनी के महाप्रबंधक के पास भेजना था। अब यहाँ से देखिए सवाल को बनाइए, यहाँ से सवाल आपका बनेगा कि भरत चंद्रा ने सरकार के सिविल इंजीनियरिंग पास की है, इंजीनियरिंग कॉलेज में 78% अंक के साथ चयन परीक्षा में उसका स्कोर 80% है। तो देखिए यहाँ पर पहला कंडीशन ये पास कर चुका है। जो पहला कंडीशन आपको बताया गया था, पहला कंडीशन क्या बताया गया था कि 65% अंक के साथ जो है कि सिविल परीक्षा पास होना चाहिए स्नातक। तो ये पहला कंडीशन ये बिल्कुल पास कर चुका है, क्योंकि यहाँ 65% खोजा गया था, ये 78% के साथ में पास किया गया है। तो ये पास है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आगे दिया हुआ था कि उनकी उम्र 24 साल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा तो उसकी उम्र जो है कि कितना मांगा गया था, 21 से लेके 28 वर्ष, मिनिमम 21 और अधिकतम 28 वर्ष, तो 24 साल है। तो ये भी पास कर चुका है, इसी के बीच में तो पास कर चुका है। उसके बाद देख लीजिएगा एक दिया था कि एक निजी कंपनी में 2 साल का अनुभव हो। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया था कि उपयुक्त में से लेकिन इस क्षेत्र में 1 वर्ष से अधिक समय तक काम करने का अनुभव हो। तो 1 वर्ष से अधिक समय तक काम करने का अनुभव हो तो ये कंपनी कहाँ मामला भेजा जाएगा, प्रबंधक के पास। तो वही यहाँ पर देखिए कहा गया है कि 2 साल का अनुभव है। तो जैसे 1 साल का अनुभव है उससे अधिक है तो ये मामला कहाँ चल जाएगा, महाप्रबंधक के पास भेजा जाएगा। तो ये ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाने के बाद सवाल का आंसर निकल जाता है आपका। बात समझ गए आप सभी, बिल्कुल। तो यहाँ आपका रीजनिंग का कंप्लीट हो जाता है। अब आइए हम आपको मैथमेटिक्स का दिखाते हैं और इंग्लिश का दिखाते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया था आपका। आइए देखिए मैथमेटिक्स का आपको बता देते हैं और इसका सिर्फ हम आंसर बताने वाले हैं, सोल्यूशन नहीं करवाएंगे, क्योंकि सोल्यूशन करवाएंगे तो ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा क्लास लंबा हो जाएगा। इसके लिए स्पेशल आएगा वीडियो आपका जो कि सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा मैथमेटिक्स आपको। देखिए पहला जो है कि √15 कैसी संख्या है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आप सभी से। तो ये अपरमय संख्या होगा, तो परमय अपरमय पढ़ना होगा। 27 जो है कि मौसू से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आंसर हम बता देते हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी ही 1 होता। उसके बाद अगला देख लीजिएगा 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बनाने का कोशिश कीजिएगा आप सभी। उसके बाद बहुपद से क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन देख लीजिए कहाँ से पूछा गया है, वो टॉपिक आपको पढ़ना है। जैसे बहुपद पढ़ लेना है, लोसो मोसो पढ़ लेना है, उसके बाद समीकरण आपको पढ़ लेना है, रूट पढ़ना है आप सभी को। 29 का देख लीजिएगा ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होता। उसके बाद देखिए रेखीय समीकरण से क्वेश्चन पूछा गया है तो 30 का ए राइट आंसर होगा, प्रतिच्छेदी होगा। समीकरण से देखिए 2 सवाल हो गया आपका, तो 31 का ऑप्शन नंबर डी होता, 3 और 0 होता। उसके बाद देख लीजिएगा अगला है 32 नंबर, तो इसका राइट आंसर 6 होता। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा 21 किलोग्राम। उसके बाद अगला है 34 नंबर, इसका राइट आंसर 4 होता। अगला क्वेश्चन है आपका जो है कि यहाँ पर बट्टा से क्वेश्चन पूछा गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8%। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पर आपका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 2500 इसका करेक्ट आंसर होता। अगला क्वेश्चन है कि 37 नंबर में जो था ये 5 और 5 इसका आंसर होता। बनाने का कोशिश कीजिएगा सभी, देखिए बनता है कि नहीं। रेखाखंड हालांकि हम ये क्लास करवा देंगे आप सभी को, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा -1 होता, सी करेक्ट आंसर होगा। किसी पृष्ठ के किनारे होते हैं, तो देखिए किसी पृष्ठ के किनारे रेखाएँ होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उस वृत्त का व्यास यानी कि क्षेत्रफल से क्वेश्चन पूछा गया है, वृत्त का क्षेत्रफल से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा डी करेक्ट होगा, 50 सेमी। 41 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, 20 डिग्री होगा। अगला है कि 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो 1 लीटर जो है ये आपका 1000 घन सेमी के बराबर होता है। अगला है कि वर्ग का क्षेत्रफल जो 8 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त में अंकित किया जा सकता है वो कितना होगा, वर्ग सेमी जो होगा ये क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 43 का बी करेक्ट होगा, 28 होगा। उसके बाद 44 का राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, 75। उसके बाद 45 का राइट आंसर जो हो जाएगा, 45 का ध्यान दीजिएगा आप सभी, 8 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 46 का हो जाएगा डी, 6 हो जाएगा। उसके बाद जो है कि
47 का आपका सी हो जाएगा, एन होगा आपका प्राकृतिक संख्या से था। उसके बाद 48 का आपका ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा 1/10 ए हो जाएगा। उसके बाद अगला देख लीजिएगा 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कॉस ए हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा यदि 1 + tan थीटा बटा 1 - tan थीटा बराबर √3 है तो थीटा का मान यहाँ पर ज्ञात करना था, तो 15 डिग्री होता। उसके बाद अंग्रेजी का आपसे सवाल को देख लीजिएगा, 91 नंबर से आपका इंग्लिश का है, का डी करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी, देखिए इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट और मैथमेटिक्स मेरा सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम सिर्फ आपको आंसर बता दे रहे हैं। जो चीज़ में नॉलेज नहीं है उसको नहीं बताना चाहिए, और हर टीचर को सब चीज़ का नॉलेज नहीं हो सकता है, याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। तो 92 का एक करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा आपसे, सेंटेंस से क्वेश्चन था। उसके बाद 93 देख लीजिएगा, 93 का ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 94, तो 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 94 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जब इसका स्पेशल क्लास आएगा तो सारा चीज़ आपको समझाया भी जाएगा, तो ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाता 95 का। 96 का ध्यान दीजिएगा, 96 का सी हो जाएगा। उसके बाद 97 का जो हो जाएगा, 97 का ए हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। उसके बाद 98 का देख लीजिएगा, 98 का डी हो जाएगा, 98 का डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव होगा। उसके बाद देख लीजिएगा 99 का देख लीजिएगा, 99 का भी आपका डी करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला देखिए फिल अप द ब्लैंक से क्वेश्चन पूछा गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद देख लीजिएगा यहाँ पर भी फिल अप द ब्लैंक से क्वेश्चन पूछा गया है, तो 101 का राइट आंसर ऑन होता। उसके बाद देख लीजिएगा यहाँ पर भी वही आपका क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 103 का करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा। उसके बाद 104 का जो हो जाएगा, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी इसका 104 का भी होगा। उसके बाद 105 का करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा। उसके बाद 106 का ध्यान दीजिएगा आप सभी, 106 का डी हो जाएगा। उसके बाद 107 जो हो जाएगा, 107 का ए हो जाएगा। उसके बाद 108 जो हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा सी हो जाएगा। उसके बाद जो है कि 109 जो हो जाएगा, इसका आपका सी ही होगा। उसके बाद 110 को याद रखिएगा आप सभी, 110 का हो जाएगा डी। तो जो भी था पूरा 120 सवाल आपको हम बता चुके हैं, रीजनिंग का सॉल्यूशन भी हम आपको करवा दिए हैं पूरा 120 क्वेश्चन का। तो जितने था आपसे बताइएगा बना के कि कितना स्कोर किए हुए हैं। जो मैथमेटिक्स हो गया और इंग्लिश हो गया, तो ये अलग अलग आपका टीचर रहेगा, तो वो अलग अलग पढ़ाया जाएगा। मैथ का अलग क्लास होगा, रीजनिंग का अलग, आपका इंग्लिश का अलग क्लास होगा, ठीक है। बाकी बात जो मेरा सब्जेक्ट था हम वो कंप्लीट करवा दिए हैं। मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जाते जाते फ्रेंड सेशन को लाइक करके जाइएगा, अपना प्यार जरूर देके जाइएगा। जो भी क्लास करना चाहते हैं एप्लीकेशन पे जाके ज्वाइन करके क्लास कर सकते हैं, वहाँ कंप्लीट आपको हम करवा रहे हैं सारा क्लास। जय हिंद, वंदे मातरम।